नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है डिंडौरी। डिंडौरी जिले के शाहपुर सब डिवीज़न में एसडीएम शाहपुर के सरकारी बंगले पर अचानक शोर मचने लगा। एसडीएम और एसडीओपी दोनों की इस कदर आपस में जोड़ी होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, पुलिस और मजिस्ट्रेट की, कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इसकी वजह से नीचे का अधिकारी भी अच्छी तरह जानता है। जैसे ही फ़ोन पर यह पता लगा कि शाहपुरा एसडीएम निशा नापित अपने सरकारी बंगले पर मृत पाई गई है, पूरा सरकारी अमला उलटकर शाहपुरा एसडीएम के सरकारी आवास पर पहुंच गया। एसपी डिंडौरी भी, डीएम डिंडौरी भी और बाकी जितने और नीचे के अधिकारी थे सब पहुंच गए। बिस्तर पर निशा नापित, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी, उनका शव पड़ा था। और फिर वही कि चादर बिल्कुल साफ सुथरी, नई चादर बिछी हुई, तकिया नया बिछा हुआ। घर में उनके पति मनीष उम्री 45 साल मौजूद थे। मनीष रो रहे थे, बिलख रहे थे कि मेरी पत्नी को लगता है किसी ने मार दिया, मेरी पत्नी के साथ ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। खैर, पुलिस ने फौरन शव का पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। एसडीएम, सर्विंग एसडीएम, मौके की मौजूद एसडीएम, डॉक्टर्स भी जानते थे, सभी लोग जानते थे, जिले के सभी अधिकारी जानते थे। शव का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी दम घुटने से। और तमाम जो और छोटी मोटी चोटें थी जिसे प्रूव होता है कि इसके मुंह पर तकिया रखकर एसडीएम की हत्या की गई थी। फौरन पुलिस ने हत्या का मुकदमा कायम किया। घर के चपरासी, नौकर, काम करने वाले, इन सब से पूछताछ होने लगी। पूछताछ में आधे घंटे में ही ये बात पता लग गई कि पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। पुलिस पति मनीष को थाने पर ले गई। मनीष वो तरह तरह के किस्से कहानी बताने लगा। जब उससे पूछा गया कि आप लोगों में आपस में झगड़ा होता था, अक्सर झगड़ा होता था, आप जब भी आते थे एक आध दिन रुक कर चले जाते थे, इसके तमाम कारण पुलिस ने पूछने शुरू कर दिए। और मनीष ने भी उतनी ही सफाई से पुलिस को टहलाना शुरू कर दिया। इस वजह से था, उस वजह से था, ऐसा था, वैसा था। पुलिस चूंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी कि निशा नापित की हत्या हुई है, इसलिए पुलिस भी थोड़ा सा एक कदम पीछे, 4 कदम आगे, 5 कदम पीछे, इस तरह की जो चाल ढाल होती है कि बहुत तेजी से आगे जा नहीं पा रही थी। 2-3 घंटे इसी तरह जब वो पुलिस को टहलाता रहा, तो पुलिस कोई भी हो, जब पुलिस को ये लगने लगा कि ये टहला रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये घुमा रहा है, सही बात नहीं बता रहा है, आने जाने का वक्त सही नहीं बता रहा है, झगड़े का कारण सही नहीं बता रहा है,
तो पुलिस ने फिर बंद किया सब कुछ, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर था। सारे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब वहीं मौजूद। पुलिस ने दरवाजे बंद किए, पीछे की तरफ बैरक में ले गई और फिर वही हुआ जो बहुत पहले होना चाहिए था। दह तेरे की लह तेरे की, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम। आधे घंटे में तस्वीर साफ हो गई। आधे घंटे में मनीष ने बताया कि हाँ, मैंने मार दिया। कैसे मार दिया वो भी उसने बताया कि बात होते 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 मैंने गिरा दिया बिस्तर पर, सीने पे सवार हो गया। मैं जानता था कि अगर हथियार का प्रयोग करके या किसी दूसरी तरह से मैंने हत्या की तो मैं 1 मिनट में पकड़ा जाऊंगा, मेरे सिवा घर में कोई नहीं है। लिहाजा मैंने मुंह पर तकिया रखकर इसे तब तक सफोकेट किया जब तक कि इसकी जान नहीं चली गई, और इसी प्रोसेस में इसके नाक और मुंह से खून भी आया था। मैंने उसको अच्छी तरह साफ किया, घर में रुई जो थी उससे भी साफ किया। उसके बाद जो चद्दर थी, तकिए का कवर था, ये सब वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद उसको वॉशिंग मशीन में अच्छे तरह से साफ किया और उसके बाद ड्रायर में इसको सुखा दिया। सुखा के फिर उसको तह करके रख दिया। दूसरी चद्दर, तकिया की कवर, बाकी जो चीज़ें वहाँ पर झगड़े के निशान को बता सकती थी या झगड़े की निशानदेही कर सकती थी, आपसी स्कफल की, उन सब को दुरुस्त कर दिया। फिर बाहर आकर हल्ला मचाना शुरू किया। पुलिस और एफएसएल की टीमों ने मुस्तकिल 3 घंटे एक एक इंच की फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, और तब भी पुलिस को ऐसा लग गया था कि ये चीज़ें मैनेज की गई हैं, फिर से इन्हें लगाया गया है, सुधारा गया है, ये ओरिजिनल नहीं है। पुलिस ने डिटेल में पूछताछ की मनीष से। इसी बीच में मनीष की बहन नीलम भी आ गई। मनीष की बहन नीलम ने यह बताया कि मेरी बहन 73 की पैदाइश इसकी, 22 दिसंबर 73 छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पैदा हुई है। 2003 में ये MPPCS क्वालिफाई करके नायब तहसीलदार हुई। 2010 में ये सतना में तहसीलदार हुई जब प्रमोट हुई। 2020 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट हो गई और 2023 में शाहपुरा में SDM हो गई। जब ये SDM हुई, डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट हुई, तो उसने अचानक गवर्नमेंट लेक्चरर अपनी बड़ी बहन नीलिमा को फ़ोन करके ये बताया कि मुझे लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। नीलिमा ने कहा कि जब हम लोग शुरुआत से कह के हार गए, अब तो हम लोगों ने इस दिशा में सोचना भी बंद कर दिया, तो आखिरकार ऐसा कौन मिल गया तुम्हें कि तुम्हारी शादी की इच्छा जागृत हो गई। निशा ने कहा कि मैट्रिमोनियल साइट पर मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। नीलिमा ने कहा कि जिस किसी को भी तुमने पसंद किया है या जो तुम्हें पसंद आ रहा है, हमको भी जरा उसका नाम और नंबर दे देना, मैं भी उससे बात करना चाहूँगी। और मैं ये भी चाहूँगी कि शादी तुम्हारी होने से पहले, या तुमने अगर डिसाइड कर लिया है तुम्हें शादी करनी ही है, तो मैं बड़ी बहन का जो फ़र्ज़ होता है कि मैं एक बार जाके उसके घर में उससे मिल आऊँ, उसे देख आऊँ,
घर परिवार का उसका बैकग्राउंड देखाऊं, उनके घर वालों से मिलाऊं। थोड़ी देर बाद निशा ने रिंग बैक किया। उसने कहा उस लड़के ने ये कहा है कि मैं निशा के सिवा, यानी उसके सिवा जिसने उससे पूछा था, मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही मैं निशा के परिवार में किसी से मिलना चाहूँगा। ये बात सुनकर नीलिमा थोड़ा सा शॉक भी हुई कि ऐसा कौन सा लड़का है जो बात भी करने से मना कर रहा है। तभी निशा की बहन नीलिमा के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर 2020 में ही एक दिन निशा ने अपनी बहन नीलिमा को फ़ोन किया और ये कहा कि उसने मनीष से शादी कर ली है। नीलिमा और शॉक हुई कि मैं उसकी सगी इकलौती बहन, शादी भी कर ली और मुझे न बुलाया न बताया। थोड़ी ही दिन में सारे सपने हवा हो गए जब मनीष ने निशा से पैसे मांगने शुरू किए। ये कहना शुरू किया कि तुम इतने सालों से नौकरी कर रही हो, ये तुम्हारा पे बैंड है, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, तुम्हारा अपना कोई खर्चा नहीं, जमा करके तुमने पैसा रखा है, मुझे अपने व्यवसाय के लिए पैसों की ज़रूरत है, तुम लाकर हमें चाहे जैसे दो, पैसा लाकर दो। नया नया मामला था, नई नई शादी थी, हस्बैंड इस तरह से पैसे की डिमांड कर रहा था। तो निशा ने फ़ौरन अपने ऑफिस वालों से बात करके एक बैंक से 5 लाख रुपए लोन लेकर मनीष को दे दिया। मनीष 5 लाख रुपए से मानने वाला नहीं था। वो और पैसों के लिए दबाव बनाता रहा। इस बीच में जब पुलिस उससे बातचीत कर रही थी तो पुलिस को और भी बैकग्राउंड, क्योंकि जब पुलिस के सामने उसने बोलना शुरू किया तो नाम, पता, पिता का नाम, मोहल्ला सब उसने बताया और पुलिस ने फ़ौरन उस थाने पर फ़ोन करके ग्वालियर में इसके बारे में जब सब कुछ पता किया तो ये पता लगा कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 2018 में उसने ग्वालियर में भी शादी की थी, लेकिन 6 महीनों में ही उसका तलाक हो गया था। और मनीष की इन्हीं सब हरकतों के कारण मनीष के परिवार ने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। यहाँ तक कि अखबारों में इश्तहार भी दे दिए थे कि मनीष का बाकी परिवार के लोगों जैसे माता पिता भाई बहन से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर उससे डील करता है, कोई बात करता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है और अपने रिस्क पर वो कर सकता है। आगे बढ़ते हुए उसने बताया कि साहब 2020 में जब हमने शादी कर ली तो 2021 में एक और महिला ने मुझसे शादी की एक फोटो फेसबुक पर अपलोड की जिसमें निशा को भी टैग किया गया। फोटो देखते ही निशा ने फ़ोन करके ग्वालियर से मुझे बुलाया और ये कहा कि ये क्या मामला है, अभी साल भर भी नहीं हुए हमारी तुम्हारी शादी के, ये कौन सी शादी तुमने दूसरी कर ली। मनीष ने फ़ौरन उस महिला से जिसने अपनी पोस्ट में मनीष से अपनी शादी होने का दावा किया था, शादी के जोड़े में थी, उससे बात करा दी। महिला ने कहा कि अरे आपने भी बहुत सीरियसली ले लिया, दरअसल मेरे पति की ये दोस्त हैं और हम लोगों की शादी में दोनों लोगों ने एक तरह के कपड़े बनवाए थे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों ने शादी की है। बहरहाल निशा के मन में जो बात खटक रही थी वो खटक गई। इतना सब सुनने के बाद भी
निशा ने